इसके ड्रामा की शुरुआत में हम सिंजू को देखते हैं और वो खिड़की से बाहर देख रही होती है। लोगों के सर पर उसे रेड लाइंस दिखते हैं जिनको वो एस लाइंस कहती है। एस लाइंस का मतलब ये था कि कौन कितनों के साथ सो चुका है। जितने ज्यादा फिजिकल रिलेशंस उतने ज्यादा लाइंस। बचपन में जब वो इन लाइंस के बारे में अनजान थी तब उसने एक ड्राइंग बनाई। सिंजो की मॉम ने ड्राइंग में देखा एक रेड लाइन उसके हस्बैंड से निकल के सीधा उसकी बहन से कनेक्ट हो रहा है और इसके तुरंत बाद उसने घर के किचन नाइफ से अपने हस्बैंड को खत्म कर दिया और सिंजो को अकेला छोड़कर भाग गई। तब जाकर सिंजो को पता लगा कि ये लाइंस कितनी खतरनाक हो सकती हैं। इस शराब से मुक्त होने के लिए वो बिल्डिंग से कूद गई। अपने हाथ की नस काट ली पर हर बार वो सरवाइव कर जाती है और उस पर एक खरोच तक नहीं आती। सिंजो पता लगाना चाहती है कि इस चीज के लिए उसे ही क्यों चुना गया और इस चीज से वो कैसे छुटकारा पा सकती है। और तब से वो अपने अपार्टमेंट में बंद रहती है। खिड़की, दरवाजे, सभी चीजों को उसने कवर कर रखा है। सामने घर में एक नई पड़ोसी आई होती है और उसके सर पर बहुत सारे रेड लाइंस होते हैं और वह तभी सामने की तरफ देखकर मुस्कुराती है और सिंजो को हाई कहने की कोशिश करती है और तभी सिंजो फट से खुद को छुपा लेती है और खिड़की को कवर करके अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी वही नई पड़ोसी डोरबेल बजाती है और वो ये देख कर डर जाती है। नई पड़ोसी उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी। सिंजो ऐसा दिखाती है कि जैसे वो घर पर है ही नहीं। पड़ोसी फ्रूट्स को वहीं रखकर चली जाती है और उसके जाते ही सिंजो चुपके से धीरे से उस फ्रूट्स की थैली को अंदर ले लेती है और वो उस फ्रूट्स को ऐसे मजे से खाने लगती है जैसे कि वो उसने सालों बाद कुछ अच्छी चीज खा रही हो। और यहीं पर हमें मिस्टर हान को दिखाया जाता है जो अपने नेफ्यू सोना के साथ रहता है। सोना के पेरेंट्स भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे। मिस्टर हान ही उसका ख्याल रखता है। सोना के स्कूल में मिसा नाम की एक लड़की अपने गैंग के साथ उसे परेशान कर रही होती है। उसे बहुत मारने के बाद ये धमकी देती है कि कल पैसे लेकर नहीं आई तो छत से नीचे फेंक देगी। और यही मिस्टर हान एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है जहाँ सस्पेक्ट एक काले हेलमेट वाला डिलीवरी बॉय होता है पर उसके शक्ल का कोई अंदाजा नहीं था। सेम न्यूज को सिंजू भी टीवी पर देख रही होती है। वो देखती है कि उस हेलमेट वाले इंसान के सर पर सिर्फ एक ही लाइन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और बहुत कम ही देखने को मिलता है। रात में सिंजू ऐसे ही सेम ब्लैक हेलमेट वाले इंसान को नए पड़ोसी के घर में घुसते हुए देखती है और वो फट से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है पर तभी उसे पता चलता है कि वो हेलमेट वाला इंसान तो पड़ोसी का बॉयफ्रेंड है। तो फिर वो कॉल कट कर देती है। अगली सुबह स्कूल जाने से पहले सोना मिस्टर हान से पैसे मांगती है तो वो पूछता है कि कितने पैसे चाहिए। तो सोना कहती है तुम्हारे पास जितने हैं दे दो। उसके पास जितने कैश पड़े होते हैं वो उसे दे देता है और कहता है कि बाकी के एटीएम से निकाल कर बाद में दूंगा। मिस्टर हान उसके शक्ल पर लगे चोट को देखकर पूछता है तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो सोना कहती है तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी। ये बोलकर वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। मिस्टर हान अपने बैल्कनी में आकर सामने वाले बिल्डिंग को देखता है जहाँ पे सिंजो रहती है। तभी उसका कलीग कॉल करके बताता है कि कल रात एक लड़की उस सस्पेक्ट के बारे में कुछ बता रही थी पर उसने बीच में ही कॉल कट कर दिया। तुम उसे देख लेना क्योंकि वो तुम्हारे सामने वाले बिल्डिंग के 204 नंबर वाले अपार्टमेंट में ही रहती है। मिस्टर हान तुरंत सिंजो के अपार्टमेंट में जाता है। सिंजो मिस्टर हान के सर पर इतनी सारी लाइंस देखती है जितना उसने पहले कभी नहीं देखा था। मिस्टर हान दरवाजा नॉक करता है, उसको आवाज लगाता है पर सिंजो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। तभी एक आदमी आता है ऊपर से और कहता है कि कोई फायदा नहीं है उसको आवाज देकर, वो कभी बाहर नहीं आती। देखो वो अपना कचरा भी नहीं फेंकती, उसे भी किसी और को आकर फेंकना पड़ता है। उसके बाद मिस्टर हान फिर से दरवाजा नॉक करता है और कहता है कि तुम उस आदमी के बारे में बताओगे तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। सिंजो थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बताती है कि उसने गलती से पुलिस को कॉल कर दिया था क्योंकि उसने सामने एक ब्लैक हेलमेट वाले आदमी को देखा जो सामने वाले पड़ोसी के घर में जा रहा था और उसे लगा कि वो लड़की कोई खतरे में है पर बाद में उसे पता चला कि वो तो उसका बॉयफ्रेंड था। मिस्टर हान देखता है कि ये तो बच्ची है तो वो उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगता है पर सिंजो दरवाजा बंद कर देती है। मिस्टर हान तो वहां से चला जाता है पर उसी रात वो ब्लैक हेलमेट वाला इंसान सिंजो के बिल्डिंग में आता है। सिंजो देखती है कि वो सिंगल एस लाइन वाला इंसान उसी के बिल्डिंग के ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहता है। यहाँ मिस्टर हान शहर के सारे डिलीवरी मैन को चेक कर रहा होता है जो उस ब्लैक हेलमेट वाले इंसान से मिलते जुलते हैं। मिस्टर हान अपने साथ वाले इंस्पेक्टर को सिंजो के बिल्डिंग में अपार्टमेंट नंबर 303 में जो डिलीवरी मैन रहता है उसको चेक करने के लिए भेजता है। इंस्पेक्टर को डिलीवरी मैन का रूम देखकर बहुत ही ज्यादा सस्पेक्टफुल सा लगता है और उसे ऐसा लगता है कि सारे मर्डर्स इसी ने किए हैं। वो थोड़ा डर जाता है और मिस्टर हान को कॉल करके बताने लगता है पर इससे पहले कि वो पूरी बात बताए वो चश्मे वाला आदमी उसकी पूरी बातें सुन रहा होता है। वो इंस्पेक्टर पर हमला करके उसे बांध देता है। मिस्टर हान समझ जाता है और वो जल्दी से वहाँ पहुंचने की कोशिश करता है। यही अगले सीन में वो हेलमेट के साथ चश्मा पहनता है जहाँ हमें पता चलता है कि इस चश्मे के जरिए भी हम रेड लाइंस को देख सकते हैं। फिर वो बाहर निकल पड़ता है। पैरों की आवाज सुनकर सिंजो भी बाहर की तरफ देखती है। वो देखती है कि वो ब्लैक हेलमेट मैन नए पड़ोसी के घर पे जा रहा होता है। सिंजो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है पर देखती है कि उसका फोन तो डेड है। फिर वो खुद ही एक चाकू लेकर निकल जाती है। अब ये काले हेलमेट वाला इंसान भी रेड लाइंस को देख सकता है इस चश्मे के जरिए। उसे नए पड़ोसी के सर पर बहुत सारे रेड लाइंस देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो उसका गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सिंजो पहुंच जाती है और वो देखती है कि ये तो पड़ोसी का बॉयफ्रेंड है जिसका सर से एक लाइन पड़ोसी के सर पर कनेक्ट हो रहा होता है। और ये देखकर वो बहुत डर गई होती है और वो हमला भी नहीं कर पाती बल्कि वो ब्लैक हेलमेट वाला किलर उस पर ही चाकू मार देता है। और यही मिस्टर हान पहुंच जाता है और वो सिंजो का अपार्टमेंट खुला देखकर अंदर घुस आता है
और देखता है कि सिंजो भी कुछ खोजने की कोशिश कर रही है। और तभी उसका नजर पड़ोसी के विंडो पे जाता है जहाँ वो किलर पड़ोसी पे हमला कर रहा होता है। सिंजो भी किलर के पास घसीटते हुए जाती है और उस पर चाकू घोंप देती है। और अब किलर सिंजो से चाकू छीन के उसे ही मारने वाला होता है, पर मिस्टर हान उस पर गोली चला देता है और दोनों को बचा लेता है। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आके पड़ोसी और किलर को ले जाती है। मिस्टर हान सिंजो का चश्मा वापस देता है जो उसे कहीं पड़ा मिला था। चश्मे को देखकर सिंजो को ये रियलाइज होता है कि उस किलर को चश्मे की वजह से लोगों के रेड लाइंस दिखाई दे रहे थे। मिस्टर हान सिंजो से पूछता है कि क्या तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना, तो सिंजो कहती है नहीं वो ठीक है। तभी सोना भी वहाँ पहुँचती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो बिना कोई जवाब दिए अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। घर जाकर मिस्टर हान सोना से पूछता है कि उसकी स्कूलिंग कैसे चल रही है, सब कुछ ठीक तो है। तभी सोना उससे उल्टा सीधा से जवाब देती है और कहती है तुम्हें पैसे देने का मन नहीं है तो मेरे रूम में मत आया करो। मिस्टर हान जैसे ही बाहर जा रहा होता है तो सोना सिंजो के बारे में पूछती है। तो मिस्टर हान पूछता है तुम उसे कैसे जानती हो। तो सोना बताती है कि सिंजो मिडिल स्कूल में उसके साथ ही पढ़ती थी, फिर उसके मॉम ने उसके डैड को मार दिया और उसे छोड़कर चली गई। अब यहीं से सिंजो डिसाइड करती है कि वो ऐसे ही दुनिया को बचाएगी और वो अपनी चश्मा खोलकर रख देती है और फिर उसे बहुत सारे रेड लाइन्स दिखाई देती हैं। तभी उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि जैसे तुम रेड लाइन्स को देख सकती हो वैसे मैं भी देख सकता हूँ, जानना चाहती हो तो बांजो हाई स्कूल में आ जाओ। अगले दिन जब सोना स्कूल जाती है तो मिसा उसे एक लव लेटर दिखाकर चिढ़ा रही होती है। ये लव लेटर सोना ने ही लिखा था जो मिसा को उसके लॉकर से मिला। सोना को बहुत गुस्सा आता है और वो मिसा को मारने लगती है। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और तभी उनकी टीचर आकर दोनों को अलग करती है और वो टीचर उस लेटर को फाड़ के फेंक देती है और सोना को अपने ऑफिस में ले जाकर समझाती है। घर जाते वक्त सोना को अपने लॉकर में वही चश्मा दिखता है और वो उसे उठाकर अपने घर ले जाती है। और जब वो चश्मा को लगाकर मिरर में देखती है तो उसे अपने सर पर एक रेड लाइन दिखाई देता है। उसे समझ नहीं आता है कि ये रेड लाइन का मतलब क्या है। जब वो रूम से बाहर आती है तो इसी टाइम मिस्टर हान घर के अंदर आ रहा होता है और वो मिस्टर हान के सर पर इतनी सारी लाइंस देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फट से अपनी चप्पल पहनकर घर के बाहर चली जाती है। अब वो मार्केट में लोगों को देखती है तो उसे ये पता चल जाता है कि ये लाइंस फिजिकल रिलेशंस को दिखाती है। और अगले दिन वो स्कूल जाते वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसे हर किसी के सर पर लाइंस दिख रही थी। उसकी क्लास टीचर ग्योजन के सर पर एक भी लाइन नहीं था। वहीं एक दूसरे कोरियन टीचर के सर पे बहुत सारी लाइंस थी। वहीं उसे मिसा के सर पे 2 लाइंस दिखती हैं जिसमें से एक स्कूल में ही किसी से कनेक्ट हो रही थी। सोना उस एक लाइन का पीछा करती है तो उसे पता चलता है कि वो तो कोरियन टीचर से कनेक्ट हो रही है। इसे देखकर सोना ऐसे मुस्कुराती है जैसे उसके दिमाग में कुछ तो खतरनाक खिचड़ी पक रही हो। वहीं सिंजो भी स्कूल फिर से ज्वाइन कर लेती है। टीचर ग्योजिन सिंजो को क्लास में इंट्रोड्यूस करवाती है और वो अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। मिस्टर हान देखता है कि वो हेलमेट वाला किलर तो हमेशा चश्मा पहनता था पर उन्हें वो चश्मा कहीं नहीं मिला। उसके बाद वो सोना के स्कूल में जाता है क्योंकि वो किलर इसी स्कूल का टीचर था। इंस्पेक्टर हान टीचर ग्योजिन से मिलता है। ग्योजिन उसे पहचान लेती है और पूछती है कि तुम तो सोना के डैड हो ना। तो मिस्टर हान उसे बताता है कि नहीं, वो उसका अंकल है। सोना के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। टीचर ग्योजिन को लगता है कि वो सोना के बारे में बात करने के लिए आया है, लेकिन मिस्टर हान बताता है कि वो एक मर्डर केस के सिलसिले में आया है। लास्ट ईयर मिस्टर जैमिन यहाँ पर मैथ्स पढ़ाया करता था जो एक सीरियल किलर बन गया और पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। ग्योजिन मिस्टर जैमिन को पहचान जाती है पर वो इस केस के बारे में नहीं जानती थी क्योंकि वो इस शहर में नहीं रहती है। मिस्टर हान बताता है कि मिस्टर जैमिन के सामान में उसका चश्मा नहीं था। टीचर ग्योजिन बताती है कि उसने कभी मिस्टर जैमिन को चश्मा लगाते हुए नहीं देखा। और यही इसी टाइम पर मिसा सोना पर हाथ उठाती है पर इस बार सोना उसका हाथ पकड़ लेती है और मिसा को धमकी देती है कि अब तुम लोगों का डरने का वक्त आ चुका है। और इन दोनों में बहस चली रही होती है कि सिंजो आकर मिसा को खींचते हुए छत के किनारे पर ले जाती है और धमकी देती है कि वो उसे अपने साथ लेकर बिल्डिंग से कूद जाएगी। मिसा बहुत डर जाती है और कहती है कि वो सोना को कभी और परेशान नहीं करेगी। सोना कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद की मदद कर सकती हूँ। सिंजो को लगता है कि सोना उससे नाराज है पर फिर सोना पीछे मुड़कर उसे बुला लेती है अपने साथ में जाने के लिए। मिस्टर हान टीचर से पूछताछ करने के बाद कहता है कि अगर आपको कुछ भी याद आया तो बता देना। टीचर उसे सोना से मिलने के लिए कहती है पर मिस्टर हान कहता है कि सोना को ऐसे मिलना अच्छा नहीं लगता और मिस्टर हान वहां से जा ही रहा होता है कि सोना उसे पीछे से देख लेती है और अपने मन ही मन सोचती है कि ये यहाँ क्यों आया है। अब मिस्टर हान उसी बार में जाता है जहाँ वो किलर रेगुलर जाया करता था और बारटेंडर को किलर का फोटो दिखाकर पूछता है तो बारटेंडर बताता है कि ये आदमी थोड़ा सा अजीब था क्योंकि वो दूसरों को अक्सर देखकर गिनती करने लगता और जोर जोर से हंसने लग जाता था और इसी वजह से कई बार लोग उसे पीट कर भी चले जाते थे। बारटेंडर उस फोटो को देखकर कहता है कि वो अक्सर चश्मे लगाया करता था। ये सब कुछ मिस्टर हान अपने डायरी में नोट करके वहां से चला जाता है और यही सोना मिसा का पीछा करती है जो चुपके से कोरियन
कोरियन टीचर से मिलने जा रही होती है और जैसे ही वो दोनों मिलते हैं सोना अपने फोन में फोटो क्लिक कर लेती है। टीचर मीसा को लेकर होटल रूम में चला जाता है जहाँ पर सोना वो फोटो मीसा को भेज देती है। मीसा फोटो को देखकर थोड़ी सी चौंक जाती है पर वो टीचर को कुछ नहीं बताती। फिर वो टीचर से पूछती है कि अगर हमारे बारे में किसी को पता चल गया तो तुम क्या करोगे। टीचर कहता है कि पता नहीं, शायद मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा। वही मीसा सोना को रिप्लाई करती है कि वो तो नाबालिग है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारा दोस्त तो टीचर को जाएगा। और अगले दिन सोना ये फोटो कोरियन टीचर को भेज देती है और 20 मिलियन योन का डिमांड करती है, नहीं तो वो उस फोटो को इंटरनेट पर वायरल कर देगी। टीचर बहुत डर जाता है और वहीं सोना शिंजो को बताती है कि वो यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाना चाहती है। वो कहती है कि मिस्टर हान को उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। शिंजो कहती है कि एटलीस्ट तुम्हारे पास कोई अपना कहने के लिए तो है। और इसी पर सोना कहती है क्या तुम्हारी मॉम अब भी जिंदा होंगी, और अगर जिंदा है तो तुम्हें उन्हें ढूंढना चाहिए। ये सुनकर शिंजो का मूड ऑफ हो जाता है और रात में खिड़की से बाहर एक बूढ़े कपल को देखती है जिनके सर पर एक ही लाइन था, वो भी आपस में ही कनेक्ट हो रही थी। पर वहीं ज्यादातर कपल्स ऐसे थे जिनके सर पर बहुत सारी लाइंस थी। अगले दिन मीसा क्लास में सो रही होती है तो उसे ऑफिस में बुलाया जाता है जहाँ कोरियन टीचर उसे डांट रहा होता है, जिसके बाद वो छुपकर उसे मिलने आता है। मीसा उस पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो इसके साथ ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो उसे जानता ही नहीं हो। टीचर उसे बताता है कि कोई उसे फोटो भेजकर ब्लैकमेल कर रहा है तो मीसा बताती है कि वो ब्लैकमेल करने वाली उसी एक क्लास की लड़की सोना है। तो टीचर पूछता है कि उसे इस बारे में कैसे पता चला, क्या तुमने बताया? तो मीसा कहती है मुझे कैसे पता होगा, मैं तो खुद विक्टिम हूँ। बाद में वो उसे भाड़ में जाओ कहकर वहाँ से चली जाती है और मीसा सोचने लगती है कि सोना को इस बारे में पता कैसे चला। और इधर सोना मीसा को चलाने के लिए वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही होती है। ये देखकर मीसा अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा करती है। सिंजू सोना को ऐसा देखकर थोड़ी सी हैरान थी। जब वो दोनों वॉशरूम में होती हैं तो सिंजू उसका चश्मा देखकर समझ जाती है कि ये वही चश्मा है जो उस किलर ने पहन रखा था। सिंजू बताती है कि वो इस चश्मे के जरिए एस लाइन्स को देख सकती है। सोना उसके सामने ऐसे बिहेव करती है कि वो उसकी बातों को समझ ही नहीं पा रही है। और यहीं सिंजू सोना को बताती है कि वो भी रेड लाइन्स को देख सकती है। तो सोना पूछती है तो बताओ मेरे सर पर कितनी लाइन्स हैं। तो सिंजू बताती है कि तुम्हारे सर पर एक लाइन है, टीचर ग्योजिन के सर पे एक भी लाइन नहीं है, और तुम्हारे अंकल हान के सर पर बहुत सारी लाइन्स हैं। उसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हें यह चश्मा कहाँ से मिला। तो सोना उसे बताती है कि यह चश्मा उसे उसके लॉकर में मिला था। सोना उसे चश्मा मांगती है पर सिंजू बताती है तुम्हें इसे नहीं पहनना चाहिए। पर सोना वो चश्मा उससे छीन लेती है और कहती है कि ये मेरा चश्मा है। घर जाते वक्त सिंजू अपने डैड के मरने का कारण बताती है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये लाइन्स कितनी खतरनाक हैं और कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। पर सोना को उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। रात में सोना मीसा के बॉयफ्रेंड को किस कर रही होती है और तभी उसे कोरियन टीचर का मैसेज आता है कि उसने 20 मिलियन योन का इंतजाम कर लिया है, रात में स्कूल के छत पे आके ले जाना। उसके बाद सोना होटल रूम से निकल के अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए एक स्टोर में जाती है और वहीं मीसा सोना का पीछा कर रही होती है क्योंकि मीसा ने सोना और सिंजू की बातें सुन ली थी। वो भी ये बात जान गई थी कि सोना उस चश्मे की मदद से एस लाइन्स को देख सकती है। और जब सोना अपने चश्मे को पर्स में रखकर फोटो खिंचवाने जाती है, मीसा आकर चुपके से चश्मे को चुरा लेती है। फोटो क्लिक करवाने के बाद सोना जब बाहर आकर अपना पर्स चेक करती है तो उसे वो चश्मा वहाँ कहीं नहीं मिलता। तो वो बहुत घबरा जाती है और शॉप में इधर उधर चेक करती है। वो शॉप के स्टाफ को ही पूछती है पर उसे वो चश्मा कहीं नहीं मिलता। वहीं पर मीसा इस चश्मे को लगाकर मॉल में घूम रही होती है और इधर सोना गुस्से में सिंजू को कॉल करती है और कहती है कि मेरा चश्मा मुझे वापस कर दो। सिंजू कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अपने घर पर हूँ, तुम कहाँ पे हो। सोना बताती है कि वह स्कूल जा रही है और कॉल कट करके भागने लगती है। सिंजू डर जाती है कि रात के 12 बजने वाले हैं और वो इतनी रात को स्कूल क्या करने जा रही है। और वहीं सोना भागते हुए स्कूल पहुंच जाती है और जल्दी से स्कूल के बिल्डिंग के छत पे जाती है। वहाँ कोरियन टीचर सोना से पूछता है कि तुम्हें यहाँ आते वक्त किसी ने देखा तो नहीं। सोना कहते जल्दी बताओ पैसे कहाँ हैं। टीचर गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि उसका एक बच्चा है और एक होने वाला है और अगर उसे स्कूल से निकाल दिया गया तो वो अपने बच्चों की देखभाल कैसे करेगा। और इतने कम टाइम में 20 मिलियन योन का इंतजाम करना एक टीचर के लिए इम्पॉसिबल है। सोना कहते तुम सब लोगों को ये पता था कि मीसा उसे बुली करती है पर तुम लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया क्योंकि मीसा के पेरेंट्स बहुत बड़े आदमी हैं। टीचर उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम उन फोटो को डिलीट कर दो। और तभी टीचर के फोन पे उसकी वाइफ का मैसेज आता है। उसकी वाइफ ने वो फोटोज देख लिया था। टीचर को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को फोटो क्यों भेजे। सोना कहते तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिंजू भागते हुए स्कूल तक पहुंच गई थी और तभी वो किसी को बिल्डिंग से गिरते हुए दिखती है।